तो अभी एक नया टॉपिक जो है सिग्नल और सिस्टम के अंदर जेड ट्रांसफॉर्म वाला शुरू करते हैं। अभी तक नेटवर्क के लेक्चर चल रहे थे, ठीक है। अभी बाकी दूसरे सब्जेक्ट का कोई लेक्चर नहीं है। अभी जेड ट्रांसफॉर्म का एक बार सिग्नल एंड सिस्टम और मैथमेटिक्स का भी ये टॉपिक है, एक जेड ट्रांसफॉर्म। मतलब मैथमेटिक्स में भी इसको पढ़ाते हैं और सिग्नल एंड सिस्टम में तो इसको पढ़ाते हैं। तो आज इसको बेसिक से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं एक बार। तो जैसे अभी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या बोलते हैं, कोई भी हमारे पास कंटिन्यूस टाइम टी में जो कोई फंक्शन होता है ना, उस कंटिन्यूस टाइम टी डोमेन में मतलब जो फंक्शन होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन एस डोमेन में लेके जाता है ना। जैसे कोई एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट करते हैं, वो एक फॉर्मूला उससे। तो वो क्या करता है, टाइम डोमेन वाले सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाता है ना। और इन्वर्स लाप्लास क्या करता है, उसको फ्रीक्वेंसी से वापस से टाइम डोमेन के अंदर लेके आता है। वैसे ही ये वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं इसका, वैसे ही डिस्क्रीट टाइम में जो एक्स ऑफ टी होता है ना, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ एन से। यहाँ पे टी जो है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब ये इसका जो है, मतलब ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं है 1 2 3, सारा वैल्यूज 4 बिलोंग्स टू आर के लिए है वो, मतलब पूरा टी बिलोंग्स टू आर के लिए है ना। और ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर है, जैसे 1 2 3 इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर लेगा, है ना। तब अगर डिस्क्रीट टाइम में कोई सिग्नल या कोई फंक्शन है, तो अब उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर लेके जाएंगे, तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको ले जाने के लिए जैसे लाप्लास है कंटिन्यूस टाइम को, वैसे ही डिस्क्रीट टाइम को फ्रीक्वेंसी में ले जाने के लिए हमारे पास है जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म से हम किस में लेके जाते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी डोमेन। मतलब जेड ट्रांसफॉर्म, अब जेड डोमेन जो है वो अपने आप में एक फ्रीक्वेंसी डोमेन है ना। तो इसमें जो सिग्नल एक्स ऑफ एन है, उसको जेड ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ जेड से। और इसको जेड ट्रांसफॉर्म, किसी भी सिग्नल एक्स ऑफ एन जो डिस्क्रीट सिग्नल दिया हुआ है, उसको जेड ट्रांसफॉर्म में ले जाने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्स ऑफ जेड इक्वल टू, मतलब जेड ट्रांसफॉर्म में सिग्नल को लेके जाना है तो वो फार्मूला, ये यूनिवर्सल फार्मूला याद रखो, बस यही जेड ट्रांसफॉर्म है पूरा, और कुछ नहीं है ना। ये फार्मूला है वही, ये फार्मूला होता है एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, एन वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन। अब इस वाली, ये वाला क्या है, ये एक इन्फाइनाइट सीरीज़ है ना। ये एक इन्फाइनाइट सीरीज़ है, और इन्फाइनाइट सीरीज़ जो है, मतलब जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी हो रही है। तो ये जो वाली जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को ओपन करके जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगी, ये जेड में एक सीरीज़ निकल के आएगी, और जेड में एक सीरीज़ निकल के आएगी। तो ये वाली सीरीज़ जो है, कोई भी इन्फाइनाइट सीरीज़ है, वो कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है। मतलब उसका एक फाइनाइट वैल्यू भी आ सकता है, या फिर डाइवर्ज करने का मतलब उसका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, वो इन्फाइनाइट बन रही हो, है ना। तो ये भी तो एक इन्फाइनाइट सीरीज़ है। और अगर ये इन्फाइनाइट सीरीज़ है तो, और मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला ये सिग्नल को जो है, ये एक्स ऑफ एन को मतलब जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है अगर ये वाला फॉर्मूला, तो उस जेड ट्रांसफॉर्म का सिग्निफिकेंस कब है, जब ये वाला टर्म जो है, ये वाला समेशन कन्वर्ज करे, मतलब इसका एक फाइनाइट वैल्यू आए, है ना। तो जब भी हम जो आगे देखेंगे, जब जेड ट्रांसफॉर्म हम इसका कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो जब ये सीरीज सोल्व करेंगे तो इस सीरीज को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, उसके लिए हम इस समेशन को सोल्व करेंगे तो उसमें एक कंडीशन और निकल के आएगी, जो ये बताएगी कि ये सम जो है उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही ये वाला जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो वैलिड है। उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं आरओसी। जैसे अभी इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम। अभी तुम याद रखो, जेड ट्रांसफॉर्म किसी भी सिग्नल का कन्वर्ट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब वैसे ही है, अब यहाँ से क्या किया हमने, जेड ट्रांसफॉर्म से हम ये जो सिग्नल है एक्स ऑफ एन, इस सिग्नल को हम जेड डोमेन मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले गए डिस्क्रीट सिग्नल के लिए, जैसे कंटिन्यूस में ओमेगा के अंदर लेके जा रहे थे लाप्लास अप्लाई करके, ठीक है। तो अब वापस से इस जेड ट्रांसफॉर्म से, जैसे ये सिग्नल एक्स ऑफ एन है, उसको एक्स ऑफ जेड में ले गए, तो वापस भी तो लेके आना है। तो वापस लाने के लिए एक फॉर्मूला और है, तो उसको इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म बोलते हैं ना। अब वो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म, उसको जेड से एन में ले जाने के कई सारे तरीके। एक तो फॉर्मूला कोचीज इक्वेशन जो है, जैसे कोची रेसिड्यू थ्योरम है, कोचीज थ्योरम है, उन सब से ले जा सकते हैं, या फिर उनसे नहीं ले जा सकते तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से, कई सारे तरीके होते हैं, पावर सीरीज एक्सपेंशन, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह, उन सब से वो सारा चीज़ देखेंगे। लेकिन पहले अभी याद रखो बस एक्स एन वो एक्स ऑफ जेड में कैसे लेके जाते हैं इस फॉर्मूले से। और साथ में ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला समेशन जो हमारे पास बन रहा है, ये समेशन जो है एक्स ऑफ जेड के आकर कोई एक्सप्रेशन आ रहा है ना, अब ये हो सकता है ये इन्फिनिटी बन जाए, ये इन्फिनिटी नहीं बने, वो कन्वर्ज करे डाइवर्ज करे, वो चीज़ें भी इस एक्सप्रेशन के साथ में एक निकल के आएगी। वो हम एक बार क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसी के अंदर देखते हैं आगे,
जैसे मेरे पास दो सिग्नल है, मान लो जैसे एक सिग्नल है x ऑफ n इक्वल टू a की पावर n u ऑफ n, है ना। ये कोई एक डिस्क्रीट सिग्नल दिया हुआ है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है। अभी इसमें u ऑफ n आपको पता है क्या है, u ऑफ n क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट। डिस्क्रीट के लिए यूनिट स्टेप इनपुट, डिस्क्रीट के लिए यूनिट स्टेप का मतलब क्या है, u ऑफ n का एक्सप्रेशन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये 0 से 1 2 3 4 इन डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर n, और u ऑफ n को ड्रॉ करो तो इसका डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर क्या वैल्यू होता है, 1 1 1, हर जगह 1 1 वैल्यू होगा इसका, ठीक है ना। u ऑफ n कुछ इस तरह का सिग्नल है, तो कुल मिला के u ऑफ n को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो 1 है कब, जब n ग्रेटर दैन 0 है ना। और n ग्रेटर दैन 0 में ध्यान रखना ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, मतलब 0 1 2 3, n यहाँ पे डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है वहाँ पे t की तरह कि t 1 2 3 नहीं होता, t 1.5 1.6 1.2 2 3 1.2 2 5 कुछ भी हो सकता है वो, है ना, वो कंटिन्यू। यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज है, और n अगर लेस देन 0 है तब इसका वैल्यू कितना है, 0। तो ये वाला सिग्नल जो है इसका जेड ट्रांसफॉर्म अगर कैलकुलेट करना है तो जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, जेड ट्रांसफॉर्म जब भी कैलकुलेट करना है ध्यान रखना इस पे आना है, बाकी कब डायरेक्ट करना है वो हम आगे धीरे धीरे जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कब सीधा करना है ना। तो ये n वेरीज फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, x ऑफ n क्या है, a की पावर n u ऑफ n टाइम्स z की पावर n। x ऑफ z का फॉर्मूला यही तो देखा था ना हमने कि कोई भी सिग्नल है उसको n वाले डोमेन से, मतलब टाइम वाले डोमेन से फ्रीक्वेंसी वाले डोमेन में लेके जाना है, तो उसके लिए z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है ये x ऑफ n z की पावर -n। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना इसको सोल्व करते हैं एक बार, ये क्या इन्फाइनाइट सीरीज है एक। अब इन्फाइनाइट सीरीज है तो इसमें u ऑफ n की डेफिनेशन देखो, u ऑफ n क्या बोलता है कि मैं n ग्रेटर देन 0 और 1 के लिए 1 हूँ, बाकी के लिए 0 हूँ, तो इसका मतलब n जब नेगेटिव है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब n अगर -∞ से -1 तक है तब तो u ऑफ n 0 है ना, u ऑफ n 0 तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और n 0 से इन्फिनिटी की है तब un कितना हो जा रहा है 1, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको तो भगाओ यहाँ से, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया क्या, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a की पावर n z की पावर -n, ठीक है ना। अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करो, देखो इस थोड़ी देर के लिए बस ध्यान से देखना, जेड ट्रांसफॉर्म के लिए हम एक जो मैं बोल रहा था ना कि कब वो कन्वर्ज करता है, ये वाला समेशन कब वाला डाइवर्ज करता है, तो उस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको एग्जांपल से ज़्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे रेदर देन थ्योरेटिकल, है ना। थ्योरेटिकल में हम क्या है, जेड को आर ई रेस्ट और आइडेंटिटा पुट कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ से अगर इस एक्सप्रेशन को अगर सोल्व करें, खोलें यहाँ पे, तो एक्स ऑफ जेड क्या निकल के आएगा, एन को 0 डालो तो 1 + 1 डालेंगे तो ए जेड इनवर्स प्लस ए स्क्वायर जेड की पावर -2 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, है ना। ये इन्फिनिटी तक चलेगा पूरा। अब ये वाली सीरीज़ को अगर हम देखें तो ये वाली सीरीज़ जो है वो उसमें पहला टर्म को दूसरे से डिवाइड करो, ए जेड इनवर्स ए जेड इनवर्स ए जेड इनवर्स, तीसरा टर्म क्या होगा, ए क्यूब जेड की पावर -3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो ये वाली जो है ये वाली सीरीज़ क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी बन रही है, ठीक है ना। और इनफाइनाइट जीपी जो होती है उसका सम का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, ये क्या बन रही है, एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है। इनफाइनाइट जीपी, इसमें इनिशियल टर्म कितना है 1 और आर कितना है ए जेड इनवर्स, और इनफाइनाइट जीपी का सम जो है वो इनफाइनाइट जीपी जो होती है उसका सम हमें पता है क्या होता है, a/1 - r, ठीक है। तो a/1 - r होता है, तो इसमें a क्या है 1 और r कितना है ये, तो ये एक्सप्रेशन एक्स ऑफ जेड जो निकल के आएगा हमारे पास में वो कितना निकल के आएगा 1/1 - a जेड इनवर्स, ठीक है। अब देखो 1/1 - a जेड इनवर्स इस x n = a n u ऑफ n का निकल के आ गया। अब जरा एक बार देखते, इस एक्सप्रेशन को याद रखो, यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज़ है, बहुत अच्छा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक सिग्नल लिया मैंने ये, अब एक सिग्नल मैं और लेता हूँ, x ऑफ n = -a की पावर n u ऑफ -n - 1, ठीक है। अब जरा इसका एक बार एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, ये वाला, है ना भाई, ये भी तो सिग्नल है उस xn की तरह, जब उसका जेड ट्रांसफॉर्म आपने ये निकाल लिया तो इसका भी तो कुछ निकलेगा, इसका निकालते हैं जरा क्या निकलता है, सेम वही वाला कहानी शुरू करेंगे। अब इसमें देखो u ऑफ -n - 1 जो होता है ना उसको एक बार समझ लेते हैं। u ऑफ -n - 1 इसको खोलोगे ना तो ये वाला जो एक्सप्रेशन खुलता है, इस वाले सिग्नल का आप ग्राफ बनाओगे तो ये वाले सिग्नल का ग्राफ बनेगा आपके पास इस तरह का, ये 0 पे 0 होगा, 0 के बाद में -1 -2
-3 इन सब पे निकालोगे तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का निकल के आएगा। जैसे u ऑफ n ऐसा निकल के आया था ना, u ऑफ -n-1 जो है वो कुछ इस तरह का निकल के आता है, इस उधर पलटा हुआ, ठीक है ना, उधर पलटा हुआ निकला। तो अब इसको, अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है उसको x ऑफ z में डालो, क्योंकि z ट्रांसफॉर्म का तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला पता है हमको, यही वाला है, z n से z में ले जाने का फॉर्मूला यही है ना। तो यहाँ पे x ऑफ z अगर निकालेंगे तो वो सीरीज़ क्या बनेगी, n वेरी फ्रॉम -∞ टू -1, और -∞ टू -1 के बेस un जो है उसका वैल्यू कितना होता है 1। मतलब इसको ऐसे याद रखो, u ऑफ -n को, ये 1 होता है n लेस देन 0 के लिए, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कितना होता है 0। ये बेसिक सिग्नल है, बेसिक सिग्नल वाला भी देखो, समझ लो इसके लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, -∞ से -1, u ऑफ -1 हो जाएगा, -1 की पावर n और z की पावर -n। अब इस सीरीज़ को खोलो, क्योंकि n ग्रेटर, अब देखो n 0 से आगे इन्फिनिटी वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो तो प्लस इन्फिनिटी तक है ना, क्योंकि उसमें u ऑफ -n-0 बना दे रहा है उसको, एक्सप्रेशन को। इसको अगर खोलेंगे तो माइनस को बाहर रखो और सीधा डालते जाओ वैल्यूज़ को, a की पावर -1 z प्लस a की पावर -2 z स्क्वायर, है ना, प्लस a की पावर -2 -3 z की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ये इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। अब ये इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं एक बार। अब इसमें देखो ये भी इन्फाइनाइट जीपी बन रही है, इसको भी डिवाइड करो, a इनवर्स z, a इनवर्स, इसको इससे डिवाइड करोगे तो a इनवर्स z, इसको इससे डिवाइड करोगे तो a इनवर्स z। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये, और मतलब कुल मिला के इस ये वाली जो इन्फाइनाइट सीरीज़ बन रही है, उस इन्फाइनाइट जीपी बन रही है, इन्फाइनाइट जीपी का सम यही होता है a/1 - r। मतलब इन्फाइनाइट जीपी जो होती है उसका एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, a/1 - r, है ना, a/1 - इसमें निकाला तो ये क्या बनेगा, a इनवर्स z/1 माइनस a इनवर्स z, और इसके बाहर में माइनस बनेगा, a/1 - r बनेगा ना। तो a भी ये है और r भी ये है। अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा z/a अपॉन कितना होगा, a माइनस z अपॉन में a कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस में, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास में आएगा z/z माइनस a, है ना, z/z माइनस a। या फिर इसको अगर हम z कॉमन ले लें इसमें से, तो यहाँ पे हमारे पास x ऑफ z निकल के आएगा 1/1 माइनस a z इनवर्स। अब देखो यहाँ पे अब है कहानी शुरू असली, है ना। ये तो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना था, इसमें तो कुछ अभी तक तो मैथमेटिक्स था, ये तो आप कर ही दोगे। अब समझने वाली इसमें चीज़ क्या है, देखो कि कोई भी सिग्नल x ऑफ n है ना, उसको n डोमेन से, टाइम डोमेन से z डोमेन में लेके जाते हैं। तो z डोमेन में लेके जा रहे हैं तो उसका z ट्रांसफॉर्म जो है वो एक इस सिग्नल का ये निकल के आया और दूसरा सिग्नल था उसका भी यही निकल के आया। जबकि ये इसका मतलब कोई भी सिग्नल जो हम निकालते हैं उस सिग्नल का जो z ट्रांसफॉर्म जो होगा वो यहाँ पे, मान लो हमको z ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, अगर मान लो हमको कोई z ट्रांसफॉर्म दिया होता है ये वाला, तब अगर इन्वर्स में हमको लेके आना होता, इसको इन्वर्स में लेके आना होता तो ये वाला सिग्नल आप लिखते, मतलब इसका z ट्रांसफॉर्म ये है, तो इसको अगर इन्वर्स z लगा के वापस लेके आना होता तो ये में लेके आते कि ये वाले में लेके आते। तो कन्फ्यूजन हो गया ना भाई दोनों में, कि ये वाला मतलब इस वाले का इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म ये है कि ये वाला है। इसका मतलब ये वाली जो एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट की है ना, इसके साथ में हमें कुछ और चाहिए जो इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन के साथ यूनिकली लिंक करता हो, है ना। तभी तो हमें क्लियरली पता होगा ना कि ये इसका इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है ना, ये वाला। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के साथ हमें कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ हमको जो इस एक्सप्रेशन को इस वाले सिग्नल के लिए यूनिक बनाएगी। यहाँ तो z ट्रांसफॉर्म, जैसे मैं बोलूँ आपको कि ये एक्सप्रेशन है, इसका इन्वर्स z निकालो, तो इन्वर्स z एक दो ही नहीं, इसके बहुत सारे इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो दो निकाले हैं ना, हो सकता है कोई तीसरा और फंक्शन हो, जब दो निकल गए तो कोई तीसरा फंक्शन भी तो हो सकता है जिसका सिमिलर तरह का निकल के आ जाए, है ना। तो हमको इन्वर्स z, अगर हम z ट्रांसफॉर्म अगर दिया हुआ हो तो हम उससे इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, वो तो पता नहीं कर सकते यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देख के। तो इसका साथ में इसका कुछ और इन्फॉर्मेशन और चाहिए। अब वो कुछ और इन्फॉर्मेशन वो हमने क्या मिस की, वो एक बार हम देख लेते हैं। हम जो बोलते हैं ना जीपी के अंदर कि इनफाइनाइट जीपी जो है उसका सम a/1 - r होता है, ये a/1 - r होता है ना, इसमें हमने एक चीज़ मिस कर दी। वो चीज़ क्या, ये वाला एक्सप्रेशन इनफाइनाइट जीपी का सम ये वाला जो है ये तभी वैलिड होता है जब मोड ऑफ r लेस देन 1 होता है, ठीक है ना। ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने सम लिखा,
ये सम इस वाले सम के बराबर a/1 माइनस आर के बराबर तभी होता है जब मोड ऑफ r लेस देन 1 हो। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो r निकाला था हमने वो क्या निकाला था ये, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो है वो तभी वैलिड है जब ये वाला मोड लेस देन 1 हो। तो इस वाले मोड को लेस देन 1 करो तो a z इनवर्स का मोड जो है वो लेस देन 1 करेंगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ z ग्रेटर देन मोड ऑफ a। ठीक है, अब ये जो कंडीशन निकलने आई ना, ये कंडीशन बता रही है कि भाई साहब ये वाला x ऑफ z है ना, ये वाला x ऑफ z इसका एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का z ट्रांसफॉर्म तभी तक है जब मोड ऑफ z इस वाली रेंज के अंदर और इस वाले एरिया के अंदर लाई करता है। और इस वाले एरिया को जो है, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है ना। ऐसे ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाले एक्सप्रेशन में भी तो हमने a/1 माइनस आर यूज किया है, इसमें भी तो हमने यूज किया है ना कि ये वाला एक्सप्रेशन a/1 माइनस आर, तो यहाँ पे भी तो बोलना पड़ेगा कि ये वाला एक्सप्रेशन a/1 माइनस आर तभी वैलिड है जब मोड ऑफ r लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे r क्या निकाला था हमने, यहाँ पे r निकाला था a इनवर्स z। तो दूसरे वाले एक्सप्रेशन के लिए मोड ऑफ a इनवर्स z जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, लेस देन 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये सम हमने कैलकुलेट किया है ये वाला, और ये सम के साथ में एक कंडीशन लिखी होती है कि इसमें r जो है उसका मोड लेस देन 1 होना चाहिए। जब इसको सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगा मोड ऑफ z लेस देन मोड ऑफ a। इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन जो सेम सेम दिख रहे हैं ना, a/1 माइनस z इनवर्स, दो अलग अलग सिग्नल के लिए सेम सेम एक्सप्रेशन, वो सेम एक्सप्रेशन नहीं है, उनके साथ में एक कंडीशन है वो जो उन दोनों को डिस्टिंग्विश करती है कम्प्लीटली। तो ROC का जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ROC ही उस z ट्रांसफॉर्म को यूनिक बनाती है। ठीक है, तो इसके साथ में जब भी आप किसी सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो उसके साथ उसकी ROC लिखना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये ROC क्या निकली, यहाँ पे इस वाले सिग्नल की ROC निकल के आई मोड ऑफ z ग्रेटर देन a, इस वाले सिग्नल का ROC भी निकल के आया मोड ऑफ z लेस देन a। इसका और मोड ऑफ z क्या होता है, z क्या होता है x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई पुट करोगे तो मोड ऑफ z क्या होगा, x² प्लस y² इक्वल टू a²। ठीक है, x² तो किसका इक्वेशन आया, सर्कल का। इसका मोड ऑफ z इक्वल टू मोड ऑफ a जो है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये इस ROC के लिए वैलिड है, इस ROC के लिए वैलिड है। मतलब ये वाली ROC को अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, z प्लेन के अंदर, तो z प्लेन में अगर इस ROC को हम ड्रॉ करेंगे तो ये मोड z a रेडियस का एक सर्कल होगा, a कुछ भी हो सकता है ना, a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। तो ये वाला अब ये बोल रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब मोड ऑफ z ग्रेटर देन a है। मोड ऑफ z ग्रेटर देन का मतलब जो z हमारा लाई करेगा ना वो इस a रेडियस के सर्कल के बाहर लाई कर रहा हो, तभी तक के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है, ये वाला जो सिग्नल है उसका z ट्रांसफॉर्म जब इस फॉर्मूले में डाल के आप कैलकुलेट करोगे ना, तब ये फॉर्मूला जो है ये इनफाइनाइट सीरीज, ये इनफाइनाइट सीरीज तभी तक कन्वर्ज करेगी जब तक कि मोड ऑफ z ग्रेटर देन मोड ऑफ a है। मतलब z जो है वो इस एरिया के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज जितनी भी है ना, सीरीज में सारा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का खेल है, तो z ट्रांसफॉर्म में भी सारा ROC का ही खेल है ना। ऐसे ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या बोला, मोड ऑफ z लेस देन a। तो मोड ऑफ z लेस देन a क्या है, मोड ऑफ z इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ a क्या होता है, इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। x को आइटा वाई, x को x प्लस आइटा वाई डालो z को ना, सर्कल की इक्वेशन आएगी। ये सर्कल की इक्वेशन आएगी, a रेडियस का सर्कल है, तो इसमें बोल रहा है मोड ऑफ z लेस देन a, मतलब ये अंदर वाला एरिया। ठीक है ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म है तभी तक जब तक कि मोड ऑफ z जो है ना वो इस, मतलब कुल मिला के z इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, मोड ऑफ z लेस देन मोड ऑफ a है। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, उनमें समझेंगे कि ROC का सिग्निफिकेंस क्या है और ROC कैलकुलेट करना एक बार सीखेंगे। ठीक है, z ट्रांसफॉर्म में कुछ है नहीं, 3-4 टॉपिक है। एक तो एक बार z एक्सप्रेशन इससे कैलकुलेट करना, और फिर उसके बाद में उनकी ROC कैलकुलेट करना, फिर जब इस सिग्नल में ROC और सब कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद में कुछ पोल जीरो प्लॉट देखेंगे। पोल जीरो प्लॉट के बाद में सिस्टम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, कब कोजल होता है, कब लीनियर होता है, कब स्टेबल होता है, उन सब के एक्सप्रेशन देखेंगे। उसके बाद z ट्रांसफॉर्म खत्म। ठीक है ना, ठीक है, इस वाली वीडियो के लिए धन्यवाद।